तो आज इमरजेंसी को 51 साल पूरे हुए। इमरजेंसी 1975 में जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तब ये लगा था। तो इंदिरा गांधी को बहुत से लोग दुर्गा बोलते हैं, इंदिरा गांधी को बहुत से लोग डेमोक्रेट बोलते हैं और इंदिरा गांधी को बहुत से लोग डिक्टेटर करके भी पुकारते हैं। तो आज ये वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कैसे दुर्गा डेमोक्रेट बनी और डेमोक्रेट डिक्टेटर बनी। ओके, तो अर्ली लाइफ अगर हम इंदिरा गांधी जी का देखेंगे तो हम सबको पता है कि वो जवाहरलाल नेहरू की सबसे प्रिय पुत्री थी और उनके साथ वो क्लोजली बहुत सारा काम किया करती थी। और जवाहरलाल नेहरू के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से उनको उनको क्या हुआ, देश के प्रति, देश के फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति और पॉलिटिक्स के प्रति उनका रुझान पैदा होता है। और अपने पापा के साथ काम करते करते वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है। इसी दौरान क्या होता है, 1964 में जब हम देखेंगे तो वो पहली बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट के रूप में इनको इलेक्ट किया जाता है और फिर कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट के रूप में वो कुछ ही टाइम सर्व कर रही होती हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी के गवर्नमेंट के टाइम पे उनको राज्यसभा का मेंबरशिप मिलता है और उनको मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट ये करके उनको अपॉइंट कर दिया जाता है उसी साल। और उसी साल हम क्या देखते हैं कि 2 साल के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंदिरा गांधी देवी। और इसी के साथ भारत में पहली बार कोई फीमेल या फिर कोई महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार अपने ऊपर लेती है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर वो बनी, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में परिस्थिति थोड़े बिगड़ने लगी। तो जो परिस्थिति कैसे बिगड़ने लगी, हम जानते हैं कि जब 1947 में इंडिया डिवाइड हुआ था तो 2 कंट्रीज बने थे, एक था पाकिस्तान और एक था इंडिया। बट पाकिस्तान भी बांग्लादेश जो आज हम बोल रहे हैं उसका पार्ट था। क्यों? क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और आज जो पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। और वे ईस्ट पाकिस्तान में जब पाकिस्तान ने बहुत सारा ह्यूमन वायलेशन को किया तो बात ये चलने लगा कि हमें क्या करना चाहिए कि बहुत सारे रेफ्यूजीज बांग्लादेश से आने लगे। जब बहुत सारे रेफ्यूजीज आने लगे, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगा, तब प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए, बांग्लादेश को लिबरेट कर देना चाहिए। और जैसे देवी दुर्गा होती हैं जो हमेशा से महिषासुर को दमन करने के लिए अपना उग्र रूप धारण करती हैं, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपना उग्र रूप धारण किया और 1971 के वॉर में हम देखते हैं सैम मैनिक्सो जैसे हीरोज के साथ में मिलके उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। और 1971 जो इंडो पाक वॉर हुआ उसमें एक नया कंट्री का जन्म होता है जिसको हम बांग्लादेश करके बोलते हैं। इसी सेम टाइम के दौरान भारत में परिस्थिति बहुत ही खराब हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उस समय पे गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी क्योंकि देश में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल स्टैग्नेशन आ गया था। उसी सेम टाइम के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट का दर बहुत ऊपर बढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो बिहार में क्या हुआ, जेपी नारायण जिनको हम बोलते हैं जयप्रकाश नारायण या फिर जेपी करके जिनको प्यार से हम लोग बुलाते हैं, उन्होंने एक स्टूडेंट मोर्चा का, उन्होंने एक छात्र संघ का लीड लिया और उन्होंने बिहार का जो असेंबली था उसको उसके तरफ वो अग्रसर हुए। इसी दौरान इंदिरा गांधी और उनके बीच में टॉक्स स्टार्ट होते हैं। फिर आगे क्या होता है कि धीरे धीरे इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था पूर्ण रिवॉल्यूशन का, टोटल रिवॉल्यूशन का उन्होंने नारा दिया था और इंदिरा गांधी को ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो ऐसे कुछ सालों तक चलता रहा, 2-3 सालों तक। फिर हुआ क्या कि 1974 में जब हमें पता है जब इलेक्शन होना 1971 में जब इलेक्शन होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, 2 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खड़ी होती हैं और दूसरे तरफ हमारे जय नारायण खड़े होते हैं। तो ये इलेक्शन में क्या होता है, इंदिरा गांधी जीत जाती है। बट जो नारायण थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो रायबरेली था, तो वहां की जो कोर्ट है इलाहाबाद कोर्ट में उन्होंने क्या किया, एक केस फाइल कर दिया इस नाम पे कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है, स्टेट मशीनरी, स्टेट का जो पावर था उसको यूज किया है अपने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अब खुद को जिताने के लिए। तो ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला और इसका रिजल्ट ये आया कि इंदिरा गांधी जी को बोला गया कि यस आपने स्टेट मशीनरी का यूज किया है, आपने फ्री इलेक्शन करने नहीं दिया है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को क्या किया जाता है, उनको 6 साल के लिए इलेक्शन प्रोसीजर से डिबार कर दिया जाता है और ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी गिल्टी हैं
उन्होंने स्टेट मशीनरी को यूज किया था और इसी के साथ इमरजेंसी प्रोसीजर का जो डिक्टेटरशिप वाला फेज है इंदिरा गांधी का वो बिगिन होता है। और इसके बाद क्योंकि इंदिरा गांधी को फियर था कि अगर इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया तो उनको क्या होगा, उनको अपना प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ना पड़ेगा। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज होता है वो होता है पावर। हमें लगता है गेम है, फूड है, वाइन है, बट नो, दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव चीज होता है पावर। और इंदिरा गांधी इसको छोड़ना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये केस पे स्टे लगा दिया कुछ दिनों के लिए। और इसी कुछ दिनों में इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया कैसे वो अपने पावर को बचा सकती है, और उन्होंने वो स्टेप लिया जो कोई डिक्टेटर लेता है। उन्होंने देश को इमरजेंसी में डाल दिया। उन्होंने ना अपने मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म किया, ना प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया, उन्होंने अपने आप से ही ये डिसीजन ले लिया कि उनको इमरजेंसी इंप्लीमेंट करना है। सुबह सुबह जब सारे लीडर्स उठे तो सबको पता लगा कि इमरजेंसी ऑलरेडी इम्पोज हो चुका है। तो जो इमरजेंसी था वो नेशनल इमरजेंसी था, और नेशनल इमरजेंसी सिर्फ लग सकता है 3 केसेस में, अगर आर्म्ड रिबेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर कोई बाहर की कंट्री हम पे अटैक करे, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इस केस में हो सकता है। बट 1975 में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये बस एक कोशिश था अपने पावर को बचाने के लिए। तो उस कोशिश में उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी को इंप्लीमेंट कर दिया। हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में जो उनके ओपोजिशन के लीडर्स थे उनको क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है। जो न्यूज़पेपर्स थे उनके जो प्रिंटिंग प्रेस रहे थे वहां पे बिजली काट दिया जाता है। स्पेसिफिकली ऑपोजिट लीडर्स को जेल में सुबह सुबह, किसी को ट्रेन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, तो किसी को घर से पकड़ा गया, तो किसी को कहीं जाते वक्त आधे बस से उतार के उनको जेल में डाला गया। और वो एक डिक्टेटरशिप का फेज होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके इलेक्शन प्रोसीजर में इंटरफेयर ना कर पाए, इसी वजह से 39 अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया जाता है, जो कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखता है। और इस तरह से जो जुडिशियरी का जो रोल था उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है और डिक्टेटरशिप का फेज स्टार्ट होता है। ये जो डिक्टेटरशिप का फेज था वो तकरीबन 21 महीने तक चलता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। प्रेस के ऊपर जो उनका कंट्रोल था, जो न्यूज़पेपर को वो कंट्रोल करते थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने जेल में डाला था, उसका खात्मा होता है। और इसी के साथ एक डार्क पीरियड, जिसको हमारे हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल लीडर्स नाम देते हैं 1975 टू 1977 नेशनल इमरजेंसी, उसको डिक्टेटरशिप फेज को एंड किया जाता है। बट क्या इंदिरा गांधी इतनी बुरी थी? क्या इंदिरा गांधी ने हमारे देश के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसके ऊपर हम गर्व कर सके, सिवाय 1971 इंडो पाक वॉर के? तो इसका जवाब होगा नो। उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया था। ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे प्रियम्बल, या फिर जिसको हम प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस की गई जिनका प्रभाव पूरे दुनिया भर में पड़ा। और फिर हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट के बाद हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। कंट्री में एक नया युग का स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, लोग कंट्री के लिए, लोग आम जनता के लिए और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का एडिशन होता है यहाँ पे। और इसी के साथ हम क्या देखते हैं, हमारा जो डेमोक्रेसी था वो और ज्यादा वाइब्रेंट होता है। हालांकि ये एक डार्क पीरियड था, बट इंदिरा गांधी के टेन्योर में भारत ने बहुत प्रोग्रेस भी देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।